डीवी क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोर्स का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है हमारी लाइफ में, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। Microorganisms play an important role in our lives as well as in the overall environment. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में और जो पूरा इन्वायरमेंट है उसमें। दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड in maintaining the biogeological cycles like the carbon and nitrogen cycle. They help in decomposition. ये decomposition में के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और जो भी मेंटेन करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल को, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल। दे आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इन मैनी वेज। ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं। हाउएवर सम ऑफ देम आर हार्मफुल एज दे स्पॉइल आवर फूड एंड कॉज डिजीज़। जबकि इनमें से कुछ हमारे लिए हानिकारक हैं और हमारे जो फूड को ख़राब कर देते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, बीमारियां वगैरह भी करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने माइक्रोब्स होते हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस आवर बॉडीज house a large population of microorganisms. They are, however, kept in balance and are usually harmless. हमारे शरीर के अंदर अगर नॉर्मल कंडीशन है हमारे शरीर की, यानी कि हम बीमार वगैरह नहीं हैं, स्वस्थ हैं, हमारे शरीर की नॉर्मल कंडीशन है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो दे कैप्ट इन बैलेंस, वो बैलेंस में रहते हैं। एंड आर यूजुअली हार्मलेस, और अधिकतर हार्मलेस होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते अगर हम बीमार वगैरह ना हो। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। दे फॉर्म एन एसेंशियल सिस्टम दैट हेल्प्स आवर बॉडी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं, वो हमारे मित्र कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली टू अस इन मैनी वेज। अब ये सारे पॉइंट हम करेंगे। यूजेज इन फूड, फूड में क्या यूज़ होता है इनका। सबसे पहले है लैक्टोबैसिलस इज ए कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन। ये कर्ड यानी कि दही और जो चीज़ है, पनीर है, वो इनके कारण ही बनता है। कैसे बनता है। लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरियम डैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरियम है उसके कारण ही दही जमती है। एट फेवरेबल टेम्परेचर इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। अगर कंडीशन सही हो, फेवरेबल कंडीशन हो, सही टेम्परेचर अगर मिले तो ये मिल्क के अंदर बढ़ते हैं और किसको, दूध को दही में चेंज कर देते हैं। कौन, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। ऐसे ही पनीर बनाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया और फंगी हैं, उनके कारण ही पनीर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का, यूजेस इन फूड में फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। जो बेकरी के प्रोडक्ट बनते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फंगी लाइक यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो फंगी है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और यीस्ट एक फंगी होता है, ठीक है।
ये रिप्रोड्यूस करता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डो और बैटर used for idli and dosas causes it to increase in volume and makes it fluffy and soft। इसी गैस के कारण जो ये यीस्ट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी गैस के कारण जो ये ट्रैप हो जाती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गूंथा हुआ आटा है उसमें, और उसको फिर वो इन कॉजेज इट टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो इसी गैस के कारण जो आटे का वॉल्यूम है, गूथे हुए आटे का वॉल्यूम वो बढ़ जाता है और वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाता है, वो फूला फूला सा और मुलायम हो जाता है। जैसे आपने ब्रेड खाया होगा, डबल रोटी खाई होगी, वो फूली फूली सी होती है। क्यों होती है? इसी के कारण होती है। दिस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल बिवरेजेस। अल्कोहलिक बिवरेजेस जो शराब वगैरह है, इस तरह की चीज़ें। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका यूज़ किया जाता है क्या बनाने में? अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड बनाने में। फंगी लाइक यीस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन cereals and fruits into alcohol. This alcohol is then used to make alcoholic beverages। फंगी जैसे कि यीस्ट एक फंगी है। ये क्या करता है? यीस्ट क्या करता है? जो भी अनाज में, जैसे गेहूं है, चावल है या दूसरा कोई अनाज है और या फिर फ्रूट्स है, उनमें क्या होती है? शुगर होती है। ठीक है, उस शुगर को ये यीस्ट किस में चेंज कर देता है? अल्कोहल में चेंज कर देता है। दिस अल्कोहल इज देन यूज टू मेक अल्कोहलिक ब्रेव। और इस अल्कोहल का फिर यूज अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने में होता है। एसिडिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ए सिमिलर प्रोसेस। ऐसे ही एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है जिसको विनेगर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सिरका। सिरका भी इसी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। अब एक्टिविटी हम एक देख लेते हैं। एक्टिविटी में क्या किया है? टेक 5 बीकर्स एंड लेबल देम। 5 बीकर ले लिए, ABCDE लिख लिया उस पे, बीकर्स पे। यू में लेबल दैम विद ए मार्कर पेन। पुट 20 ml ऑफ मिल्क इन ईच ऑफ। इन पांचों बीकर्स में हमने 200 मिलीलीटर दूध ले लिया सभी में। हीट द मिल्क इन द फर्स्ट 4 बीकर्स टू द टेम्परेचर मैंशनड इन द टेबल गिवन बिलो। सभी जितने भी 4 ये पहले बीकर थे, इनमें दूध था, सभी को गर्म कर लिया एक जो टेम्परेचर दिया हुआ है टेबल में उसके अनुसार। ठीक है, अभी दिखाएंगे टेबल भी। ऐड ए टीस्पून ऑफ कर्ड इन ईच बीकर एंड कवर ईच बीकर विद एन इन्वर्टेड पेट्री डिश। और सभी को हमने क्या किया? जो 4 बीकर थे पहले, उनमें थोड़ी थोड़ी 1 टीस्पून कर्ड डाल दी, दही डाल दी, खट्टा डाल दिया उसमें सभी में, चारों में, और उसको ढक दिया। पुट द बीकर्स इन सेपरेट कार्डबोर्ड बॉक्सेज और इंसुलेटेड कंटेनर। उनको इंसुलेटेड कंटेनर या उसमें रख दिया, कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख दिया। यू में रैप ईच बीकर इन ए थिक टॉवल टू हेल्प मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर। और आप उनको सभी बीकर्स को किसी टावल वगैरह से, मोटे टावल से भी ढक सकते हो ताकि उनका टेम्परेचर वैसा ही रहे, ठीक है, जितना हमें चाहिए। पुट द 5th बीकर इन द रेफ्रिजरेटर अगेन आफ्टर मिक्सिंग ए टी स्पून ऑफ कार्ड इन। जो 5वां बीकर था उसको हमने कहाँ रखा है? उसको गर्म नहीं किया, उसमें जो दूध था उसको हमने फ्रिज में रख दिया। दही तो उसमें भी हमने 1 चम्मच डाल दिया। लीव द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर 3 to 4 आवर्स। 3-4 घंटे के लिए बीकर्स को हमने नहीं छेड़ा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। अब हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है। देखो, जो पहला बीकर था उसका टेम्परेचर हमने 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का 50 डिग्री, तीसरे का 60 डिग्री, चौथे का 100 डिग्री। और जो 5वां बीकर था, बीकर था, जो हमने किस में रखा था? फ्रिज में रखा था। उसका टेम्परेचर आपको पता है फ्रिज का 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने ऑब्जर्व क्या करना है? हैज़ द मिल्क बीन कन्वर्टेड टू कर्ड। क्या ये जो पांचों बीकर थे, क्या इनमें जो मिल्क था वो कर्ड में कन्वर्ट हुआ? क्या उस दूध का दही बना? ठीक है, आप देखो इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, किस में बनेगा किस में नहीं बनेगा। अब आपको पता लग जाएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पर बनेगा, कितने पर नहीं बनेगा।
मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ इन द टेम्परेचर रेंज 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। अधिकतर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ किस टेम्परेचर पे होती है? अगर टेम्परेचर इतना हो ना 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न डैट वी स्टोर पेरिशेबल मटेरियल इन द रेफ्रिजरेटर। इसीलिए हम जो खराब जो जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे पेरिशेबल मटेरियल में क्या आएगा, जैसे कि फल है, सब्ज़ी है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है, कच्चे फल या सब्जियां, इसलिए हम उनको फ्रिज में रखते हैं क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर इससे कम होता है, ठीक है। तो 30 to 45 डिग्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। मिल्क टेस्ट स्वीटिश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। जो दूध है हमें मीठा मीठा सा महसूस होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक शुगर होती है जिसको लैक्टोस बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। शुगर में जो मिल्क में कौन सी शुगर होती है उसका नाम क्या है? लैक्टोस। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट दिस लैक्टोस इनटू लैक्टिक एसिड इन कन्वर्ट। और जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो इसी लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, कर्ड में चेंज कर देता है। लैक्टिक एसिड इन कर्ड, यानी कि कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। द लॉन्गर यू लीव कर्ड एट रूम टेम्परेचर द मोर सावर इट टेस्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ मोर लैक्टिक एसिड। आप जितनी देर तक रूम टेम्परेचर पर उस दही को रखोगे उतनी ही वो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसमें ग्रोथ करेगा, ठीक है, जिसके कारण ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा। ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनने के कारण वो जो दही है वो खट्टी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब दही हम जमा लेते हैं तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ज़्यादा खट्टी ना हो, ठीक है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको रिजल्ट किस में मिलेगा, किस में दही जमेगी? जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला, क्या उस पे जमी दही जमेगा? नहीं जमेगा, क्योंकि 30 to 45 डिग्री सेल्सियस पे ही अधिकतर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं। 60 पे भी नहीं, 50 पे भी नहीं, जो 40 के आसपास वाला जो दूध था उसमें दही जमेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। Some bacteria are used in the biological treatment of sewage and industrial waste called effluent. This process is known as bioaugmentation. जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं सीवेज का, गंद वगैरह का जो बनता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको वो सही करते हैं, उस पे वो क्रिया करते हैं और फिर उसको एक तरह से सीवेज की ट्रीटमेंट वो करते हैं। इस प्रोसेस को बायो एगमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या फ़ायदा है? इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। हमारी हेल्थ में किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम एनिमल लाइक काउज हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर लार्ज इंटेस्टिन हेल्प इन बाउल मूवमेंट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं कुछ एनिमल्स की, जैसे कि काऊ की, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और फूड के एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करते हैं। और एक बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है जो हमारी बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि जो हम मल त्याग करते हैं उसको हमारे शरीर से जो मल निकालने में हेल्प करता है। सेकंड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल डैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। जो एंटीबायोटिक क्या होता है? ये ऐसे केमिकल हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो बीमारियां करते हैं, उनकी ग्रोथ को ये रोकते हैं उनके लाइफ प्रोसेस को इफेक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम ए फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। एक इसने एग्जाम्पल दिया है एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन,
ठीक है। और ये इससे बनती है, एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, इससे ये बनती है, बनाई गई है। इसी तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं एंटीबायोटिक्स की, जो किससे बनते हैं, फंगी से और बैक्टीरिया से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स आर extremely effective in treatment of various microbial infection diseases। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं किसके ट्रीटमेंट में, किसके इलाज में, ऐसी बीमारियां जो किससे होती हैं, माइक्रो यानी कि बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एट्सेट्रा। हाउएवर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए qualified doctor and that too only in the prescribed doses and for the prescribed duration। जो अगर आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है तो ध्यान में रखना पड़ता है क्या, ये हमेशा एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसकी एडवाइस पर ही लेनी चाहिए, और जितना डॉक्टर बताए डोज उतनी ही डोज लेनी चाहिए, और जितने समय तक वो कहे कि आपने ये डोज आपने 4 दिन तक लेनी है तो आपने 4 दिन तक ही लेनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। यानी कि डॉक्टर की एडवाइस पर जितनी वो डोज कहे, जितने दिनों तक कहे, जितने ड्यूरेशन तक कहे, उतनी ही लेनी चाहिए। नॉट कंप्लीटिंग द प्रेस्क्राइब कोर्स में मेक देम इनइफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन फ्यूचर। अगर आपने, डॉक्टर ने 4 दिन की आपको दवाई दी है और आपने एंटीबायोटिक्स 4 दिन तक नहीं खाई, तो वह इनइफेक्टिव हो जाएगी अगर आप आगे फ्यूचर में कभी बीमार पड़े। यानी कि जितना कोर्स डॉक्टर ने कहा है, 3 दिन का कोर्स या 4 दिन के कोर्स की दवाई दी है, उतना ही हमें खानी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 2 दिन में ठीक हो गए और डॉक्टर ने 4 दिन की दवाई लिखी थी तो आप 2 दिन में खाकर ही 2 दिन की दवाई ना खाएं, तो खानी चाहिए। If they are taken when not really required, they may kill some of the useful bacteria in the body। और दूसरी तरफ अगर उनकी ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है और आपने खा ली, रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने खा ली, ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के, तो वो क्या करेंगी, एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर जो शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया, उनको वो मार देगी, यानी कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। थर्ड है, when microorganism like bacteria or viruses enter our body, they are recognized by special kind of blood cell। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल होती है वो उसको पहचान लेती है कि ये वायरस कैसा है, ये बैक्टीरिया कैसा है। दीज सेल्स गेट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और फिर ये जो सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबॉडीज़ का काम क्या है, ये ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस को जो बीमारी करते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म करती है, यानी कि एंटीबॉडीज़ हमारे लिए अच्छी हैं। During this process, the body remembers the type of microorganism. If the same microorganism enter the body again, it gets recognized and destroyed much faster. During the process of body remember, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है, शरीर है, वो उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को याद रखता है एक तरह से हमारे बॉडी में, ठीक है, उस वो याद रखता है। और जब कभी भविष्य में दोबारा से ये वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आता है तो इसको पहचान लिया जाता है और बड़ी तेज़ी से इसको ख़त्म कर दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी इज़ देयरफॉर द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ये एक ऐसी नेचुरल एबिलिटी है, ऐसी नेचुरल एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की, ठीक है, टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म, जो क्या करती है,
रजिस्ट करती है, विरोध करती है, रोकती है और ख़त्म करती है, जिससे हमें इन्फेक्शन होता है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के कारण इन्फेक्शन होता है, ये बीमारी होती है, इम्यूनिटी उसको रजिस्ट करती है, रोकती है और डिस्ट्रॉय करती है। आगे है इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू हम कैसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। वैक्सीनेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन के द्वारा हम, जैसे टीकाकरण के द्वारा हम टीके लगवाकर हम इसको इम्यूनिटी को अपनी बढ़ा सकते हैं, अच्छी इम्यूनिटी बना सकते हैं। ए वैक्सीन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी टू ए डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ए वैक्सीन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी, कैसे प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी को? टू ए डिजीज़, बीमारी से कैसे वैक्सीन लड़ती है? क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या बनाती है, फिर एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये जो वैक्सीन है एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटीबॉडीज़ फिर उससे उन बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस से लड़ती है। वैक्सीन्स आर सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सच माइक्रो। जो वैक्सीन क्या होती है, ये ऐसा सस्पेंशन है जो मरे हुए या फिर बहुत ही कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस, ठीक है, तो जब वैक्सीन लगाई जाती है कोरोना वायरस के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं डेड कोरोना वायरस होता है उस वैक्सीन में, या फिर बहुत ही वीक कोरोना वायरस होता है, वो वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, फिर बॉडी उसको पहचान लेती है, उस वीक कोरोना वायरस को या फिर डेड कोरोना वायरस को, और हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता उससे आ जाती है, एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ administering vaccine is by inoculation. However, some vaccines are given orally also. सबसे अच्छा मेथड क्या है इसको लेने का? क्या है? टीका लगाना। ठीक है, इनकुलेशन यानी कि टीका लगाना। मगर कुछ वैक्सीन ऐसी भी होती हैं जिनको मुंह के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, पोलियो की क्या बच्चों को 2-2 बूंदें पिलाई जाती हैं, वो मुंह के द्वारा ली जाती है वैक्सीन। आगे हमारे पास है डू यू नो। एडवर्ड जेनर वाज एन इंग्लिश डॉक्टर हु pioneered the vaccination process. Jenner's discovery in 1796, inoculation with cowpox gave immunity to smallpox, was an immense medical breakthrough, and he has saved countless lives. स्मॉल पॉक्स हैज़ नाउ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। जो एडवर्ड जेनर हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, और उन्होंने 1796 में एक क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़। ठीक है, स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए। स्मॉल पॉक्स यानी कि आप कह सकते हैं चेचक, हिंदी में क्या बोलेंगे, चेचक, ये बीमारी थी। उससे लड़ने के लिए उन्होंने क्या बनाई थी, एक वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, जिससे कई लोगों की जानें उस टाइम बची थी, और अब स्मॉल पॉक्स को क्या पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि वैक्सीन का यूज़ कर करके पूरी दुनिया से इसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एग्रीकल्चर में किस तरह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि खेती बाड़ी में किस तरह, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी cyanobacteria are able to fix for use by plant atmospheric nitrogen into usable form of salt of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या फिर कुछ एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं एटमॉस्फेयर से, किसमें, यूजेबल फॉर्म ऑफ साल्ट ऑफ नाइट्रोजन। देखो, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सीधे नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। ये जो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देती है, यानी कि साल्ट ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देती हैं, फिर पौधे उसको जड़ के द्वारा, ठीक है, मिट्टी में से ले लेते हैं। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलेंगे, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को। Rhizobium lives in symbiotic association in the root nodules of leguminous plant and enriches the soil with nitrogen compound. जो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक
रिलेशन एसोसिएशन में रहता है, किस में रहता है, रूट्स में रहता है, जड़ों में रहता है। किसकी जड़ों में, दाल वाले जो पौधे होते हैं जैसे कि चना है, मटर है, ऐसे पौधों की जड़ों में रहता है, नूडल्स में, उनकी जो रूट नूडल्स होते हैं उसमें रहता है। और एनरिचेस द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड, और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करता है जो मिट्टी में मिल जाती है। सम साइनोबैक्टीरिया डू द सेम इन द राइस फील्ड एंड इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट। और ऐसे ही कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं वो जो राइस फील्ड यानी कि चावल के जो खेतों में पाए जाते हैं, एंड इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ साइकस प्लांट, और साइकस प्लांट की रूट्स में ये रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि खेती बाड़ी में भी ये इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो, प्रोबायोटिक्स यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट। ऐसी सप्लीमेंट जो हम बैक्टीरिया और यीस्ट के रूप में अपने शरीर के अंदर लेते हैं, खाते हैं। कैन हेल्प प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़ थ्रू ए नंबर ऑफ मैकेनिज़्म। ये क्या करते हैं, बीमारियों को रोकते हैं और इनका डिजीज़ का इलाज भी करते हैं, इनके कारण होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट के कारण। वन वे इज़ बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, मेकिंग इट हार्डर for them to cause disease. An example of this is the ingestion of probiotic bacteria to prevent or to treat diarrhea. एक इसने एग्जाम्पल दिया है कि अगर डायरिया को ट्रीट करना है, डायरिया का इलाज करना है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हम खा लेते हैं, ठीक है, किसी रूप में। These organisms help reinforce the natural bacterial barrier that exists on the lining of digestive tract. They thus provide additional protection against pathogenic organisms that can cause diarrhea. तो ये जो क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म किसमें रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है, मजबूत बनाते हैं किसको, नेचुरल बैक्टीरियल बैरियर जो हमारा है वो हमारे शरीर के अंदर, डैट एग्जिस्ट ऑन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये रहते हैं, जिसके कारण हमें एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है बीमारियों के खिलाफ, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो डायरिया फैलाते हैं, जिसके कारण डायरिया की बीमारी होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूज इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन। एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता है। किस तरह से होता है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण एथेनॉल बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एथेनॉल बनता है, ठीक है, शुगर से एथेनॉल बनाया जाता है और मीथेन बनाई जाती है बायोगैस रिएक्टर में। Both ethanol and methane are used as fuel for production of energy। तो इथेनॉल और मीथेन का यूज़ फ्यूल के तौर पर किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें हेल्प करते हैं, फ्यूल प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। व्हेन ए प्लांट और एनिमल डाइज इट लीव्स बिहाइंड न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इन द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। जब कोई प्लांट या एनिमल मरता है तो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, जो पौधा है या कोई प्राणी मरा है, गाय भैंस मरी है, उसमें क्या है भाई, मरे हुए में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में। डीकम्पोजर्स इवेंचुअली कन्वर्ट ऑल सच ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट। जो डीकम्पोजर होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद वो गल सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई भी प्लांट मर गया या प्राणी, कोई भी एनिमल मर गया तो गल सड़ जाते हैं। कौन गलाता सड़ाता है उनको, कौन मिट्टी में मिलाता है, वो मिलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किसको, ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम बिकम ए पार्ट ऑफ सोयल। और ये न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी का एक पार्ट बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इवेंचुअली replenishes nutrient back to the ecosystem, thereby allowing the plant to grow। और ये इस प्रोसेस से
इवन जो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स हैं वो इकोसिस्टम में आ जाते हैं, दोबारा से न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिल जाते हैं, इकोसिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर यही अलाउइंग द प्लांट टू ग्रो, यही न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स में फिर जो प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर सम ऑफ द कॉमन डीकम्पोजर्स। अगर हम डीकम्पोजर्स की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया हैं या फंगी हैं, ये कॉमन डीकम्पोजर्स हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।